नमस्कृत्य मातृवद हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियतेऽत्र यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत दिन की छुट्टी के बाद आए। आज सबके चेहरे खुश हैं, थोड़ा रेस्ट मिल गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। जिनवाणी चार अनुयोग में है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। उनमें से सबसे कठिन माना जाता है करणानुयोग। पहली बात ध्यान दें, ये करुणानुयोग नहीं है, करुणा नहीं, करणानुयोग इसका शब्द है। करणानुयोग के विषय में तीन चीज़ें खास आती हैं। हमने जो पहली पुस्तक पढ़ी उसमें तो हमने सबके बारे में, जीव के बारे में, गुणस्थान मार्गणाओं के बारे में अच्छी तरह समझ लिया। दूसरी पुस्तक पढ़ी कर्म प्रकृतियाँ, उनका बंध, उनका उदय, उनका सत्व अच्छी तरह पढ़ लिया। अब ये तीसरी पुस्तक आज शुरू हो रही है। उन दोनों पुस्तकों से ये पुस्तक ज़्यादा काम में आने वाली है, पर कड़ी भी है, कड़ी भी है और काम में भी ज़्यादा आने वाली है। बड़ी धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दबाजी का काम नहीं करेंगे। इसमें क्या है? इसमें लोक का वर्णन है, चारों गतियों का वर्णन है। देव कहाँ, नारकी कहाँ, त्रिंच कहाँ, लोक कैसा है, इन सब के बारे में वर्णन है। और कुछ जो जैन आगम के कड़े कड़े शब्द हैं उनकी भी व्याख्या इन्होंने अंत में दी है। सबसे पहले आज शुरू करते हैं, तो पहले मंगलाचरण देख लिया। देखिए जरा मंगलाचरण का अर्थ। जिनवाणी को नमस्कृत्य, नमस्कार करके, जो मातृवत, जो माता के समान, हितकारिणीम, हित करने वाली है। रोज बोलना है मंगलाचरण, तो इसका अर्थ हमें आना चाहिए। मातृवत, माता के समान, हितकारिणीम, हित करने वाली, ऐसी जिनवाणी को नमस्कार करके, लोकस्य वर्णनम, लोक का वर्णन, किंचित थोड़ा सा, संक्षेप में, क्रियते किया जाता है। अत्र माने यहाँ, यथा आगमम, आगम के अनुसार। फिर एक बार देखें, मातृवत हितकारिणी, माता की तरह हित करने वाली, जिनवाणीम, जिनवाणी को, नमस्कृत्य, नमस्कार करके, यथागमम, आगम के अनुसार, लोकस्य वर्णनम, लोक का वर्णन, किंचित माने संक्षेप में, थोड़ा सा, अत्र क्रियते, यहाँ किया जाता है। मुख्यतः लोक का वर्णन है। आपने करणानुयोग दीपन भाग 1 में गोमटसार जीव कांड का संक्षेप देख लिया। भाग 2 में गोमटसार कर्मकांड का संक्षेप देख लिया। और इसमें आप त्रिलोकसार, त्रिलोकपरिणति, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, राजवार्तिक, इनमें जो लोक का वर्णन है उनका संक्षेप अच्छी तरह पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। लोक किसे कहते हैं? अनंत आकाश के बीच
जहाँ जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल ये क्षय द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप स्थिति को प्राप्त हैं, उसे लोक कहते हैं। इन्होंने पहली बात क्या बोली? अनंत आकाश के बीच। आकाश कितना बड़ा, जिसका कोई और छोर नहीं, उसके बीचों बीच में क्या है? लोकाकाश। लोकाकाश किसे कहते हैं? जहाँ अन्य सभी द्रव्य पाए जाएं, आकाश के अलावा अन्य सभी द्रव्य पाए जाएं, उसे कहते हैं लोकाकाश। रुको, शांति रखो। उसे कहते हैं लोकाकाश। जहाँ छयों द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश है। ये लोकाकाश पूरे अलोकाकाश के बीचों बीच में है। ध्यान से सुनने की बात, बीचों बीच में है। क्यों? क्योंकि इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ अनंत अलोकाकाश है, इसलिए ये बीचों बीच में है। फिर देखें, अनंत आकाश के बीच जहाँ जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल ये क्षय द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप स्थिति को प्राप्त हैं। एक क्षेत्रावगाह एक स्थान में छयों द्रव्य। पूरे लोकाकाश में एक भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ छयों द्रव्य न पाए जाएं, और एक क्षेत्रावगाह एक में एक मिले जुले हैं। एक स्थान पर छयों द्रव्य पाए जाएंगे हर जगह आपको। तो ये एक क्षेत्रावगाह रूप स्थिति को प्राप्त हैं, उसे लोक कहते हैं। दूसरा, लोक का आकार कैसा है? दोनों पैर फैलाकर कमर पर दोनों हाथ दोनों ओर रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा ही लोक का आकार होता है। अब दिखाइए, वो आदमी खड़ा हुआ। अधोलोक बेत्रासन जैसा, मध्यलोक झालर जैसा और ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है। आपको अच्छी तरह से नक्शे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? M.K. जैन साहब, नक्शे दिखाई दे रहे हैं? नक्शे दिखाई दे रहे हैं? ठीक, देखिए अच्छी तरह। दोनों लोक कैसा है? देखिए, सामने एक व्यक्ति का फोटो है, दोनों पैर फैलाकर खड़ा हुआ है और दोनों हाथ दोनों ओर रखे हुए हैं उसने, और खड़ा हुआ। ऐसा आकार लोकाकाश का है। लोकाकाश का नक्शा इस तरफ दिया हुआ है और उसमें अच्छी तरह लिखा है, नीचे अधोलोक, बीच में मध्यलोक, ऊपर ऊर्ध्वलोक। इन्होंने यही बात यहाँ लिखी, दोनों पैर फैलाकर कमर पर दोनों हाथ दोनों ओर रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा ही लोक का आकार होता है। आपको दोनों चीज़ साफ दिख रही है, व्यक्ति भी खड़ा हुआ है और उधर लोक का नक्शा भी दिख रहा है, बिल्कुल डिट्टो। अधोलोक वेत्रासन, ध्यान देने की बात, आपके इसमें अधोलोक नीचे वाला है। वेत्रासन कहते हैं स्टूल, ये अधोलोक स्टूल जैसा है। मध्यलोक झालर जैसा है। झालर जैसे का मतलब छोटी बच्चियां होती हैं ना, फ्रॉक में पेटी पहनती हैं बीच में, उसे कहते हैं बेल्ट। जैसा बेल्ट होती है बिल्कुल ऐसी, ऐसा ये मध्यलोक है बीच में। और ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है। मृदंग दो तरफ चपटा और बीच में मोटा, ऐसा। नीचे वाला अधोलोक स्टूल जैसा, मध्यलोक फ्रॉक की पेटी जैसा, बेल्ट जैसा, इसे कहते हैं झालर जैसा। और ऊपर जो है ये मृदंग के आकार वाला है, ये ऊर्ध्वलोक है। आगे देखें, लोक का विस्तार, ऊंचाई और घनफल क्या है? देखें,
लोक का विस्तार दक्षिण उत्तर दिशा में सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है। देखिए नक्शा बहुत अच्छा है आपके सामने, अच्छी तरह देखिए क्या लिखा। लोक का विस्तार दक्षिण उत्तर दिशा में सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है। ये पूरा, ये दक्षिण उत्तर दिशा, और ये है पूरा पश्चिम दिशा। हमें क्या बताना है, लोक की चौड़ाई या मोटाई सब जगह 7 राजू है। पूरा पश्चिम दिशाओं का विस्तार नीचे 7 राजू है। नीचे, नीचे वाली लाइन देखिए, वहाँ लिखा हुआ है 7 राजू चौड़ा। ऊपर क्रम से घटता हुआ मध्यम लोक में 1 राजू है। घटते 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 1 राजू रह गया। आगे देखें, फिर क्रम से बढ़ता हुआ ब्रह्मलोक के पास यहाँ तक ये 5 राजू हो गया। 5 राजू चौड़ा। पश्चात क्रम से घटता हुआ अंत में 1 राजू प्रमाण है। फिर एक बार देखते हैं, शुरू से फिर चलिए। लोक का विस्तार दक्षिण उत्तर दिशा में सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है। सर्वत्र 7 राजू। पूर्व पश्चिम दिशाओं का विस्तार, पूर्व पश्चिम दिशाओं का विस्तार नीचे 7 राजू। ऊपर क्रम से घटता हुआ मध्यम लोक में 1 राजू। फिर क्रम से घटता हुआ ब्रह्मलोक के पास 5 राजू। पश्चात क्रम से घटता हुआ अंत में 1 राजू प्रमाण है। लोक की ऊंचाई अधोलोक से लेकर ऊपर तक 14 राजू है। जो बीच वाला एक खांचा है ना, पूरा लोक नापने वाला, ये लोक की ऊंचाई है। ये ऊंचाई 14 राजू है। संपूर्ण लोक का घनफल माने लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई 7 राजू का घन, अर्थात 7 गुणित 7 गुणित 7 बराबर 343 घन राजू है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 343 घन राजू है। ये क्या है, इस लोक का क्षेत्रफल। अलग अलग बताइए, अधोलोक का कितना, ऊर्ध्वलोक का कितना, तब समझ में आएगा। नीचे प्रश्न नंबर 4 देखें अच्छी तरह। अधोलोक का क्षेत्रफल और घनफल क्या है? उत्तर, मुख और भूमि को जोड़कर आधा करना और उसमें पदयोग अर्थात 7 राजू ऊंचाई का गुणा करने से क्षेत्रफल प्राप्त होता है। कैसे निकाला हमने? नीचे 7 राजू, ऊपर 1 राजू, जोड़ दिया 8 राजू, उसका आधा कर दिया तो हो गया 4 राजू। 4 राजू, ऊंचाई 7 हो गई और मोटाई भी 7 हो गई, तो 7 गुणित 7 गुणित 4 ये अधोलोक का क्षेत्रफल हुआ। अच्छी तरह समझिए। फिर देखिए ज़रा, फिर पढ़ते हैं उत्तर को। मुख और भूमि को जोड़कर, मुख माने ऊपर का हिस्सा, भूमि माने नीचे का हिस्सा, 1 और नीचे 7, 1 और 7 8। मुख और भूमि को जोड़कर आधा करना और उसमें पदयोग अर्थात 7 राजू ऊंचाई का गुणा करने से क्षेत्रफल प्राप्त होता है। और क्षेत्रफल में मोटाई का गुणा करने से घनफल प्राप्त होता है। ये अधोलोक का जो नक्शा आपको दिख रहा है, इसमें मुख
माने ऊपर एक राजू है मध्यलोक के पास, भूमि नीचे 7 राजू है, और दोनों का जोड़कर आधा करने से 4 राजू होते हैं। इस 4 राजू को पद अर्थात ऊंचाई 7 राजू से गुणा करने पर 4 गुणित 7 बराबर 28 वर्ग राजू अधोलोक का क्षेत्रफल हुआ, अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी हो गई? ये हो गई 28 राजू। इस क्षेत्रफल का दक्षिण उत्तर विस्तार, दक्षिण उत्तर गहराई मोटाई कितनी? 7 राजू से गुणा करने पर 28 × 7 बराबर 196 घन राजू अधोलोक का घनफल होता है। ये क्या हुआ? ये अधोलोक का घनफल हो गया। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तीनों हो गई इसमें। अधोलोक कितना? 196 घन राजू हुआ। ये राजू क्या है? राजू माने असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। क्या इसके बारे में कोई माप है क्या? हाँ, आचार्यों ने लिखा, यदि कोई एक देव, ध्यान से सुनिए, कोई एक देव एक पलक झपकने में असंख्यात योजन जाता हो, ऐसा देव 6 महीने तक दौड़ता रहे तो जितनी दूर पहुँचेगा उसको एक राजू कहते हैं। क्या ये नापने योग्य है? नहीं, नापने योग्य नहीं है, अपने से नप नहीं सकता। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण शब्द लिखे हुए, लिखो। इन्होंने क्या लिखा? क्या हो गया? देखो, छोड़े। राजू नहीं दिख रहा है। हाँ, अरे हट गया, छोड़। जैन शास्त्रों में ये शब्द हमें बहुत सुनाई पड़ते हैं। 8 जौ का 1 अंगुल, 24 अंगुल का 1 हाथ, 4 हाथ का 1 धनुष। शास्त्रों में फिट, मीटर, इंच ये नहीं होते, ये होते 4 हाथ का 1 धनुष और 2000 धनुष का 1 कोस या 2 मील, और 4 कोस बराबर 1 लघु माने छोटा योजन, जिससे जीवों के शरीर, मंदिर, नगर आप नापे जाते हैं। लेकिन द्वीप समुद्र लोक को नापना है तो 2000 कोस अर्थात 4000 मील इसका 1 महायोजन होता है। ऐसे असंख्यात महायोजन का 1 राजू बनता है। इतना बड़ा लोक है। अभी हमने क्या किया? हमने अधोलोक का घनफल निकाल लिया। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई या ऊंचाई बराबर 196 196 घन राजू हो गया। अब आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 5, ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल और घनफल क्या है? अब ऊर्ध्वलोक का देखते हैं। हमने पहले देखा था ना, पूरे लोक का 343 घन राजू और नीचे का हो गया 196। अब ऊपर का कितना बचा? 147। वो कैसे निकला वो देखते हैं।
ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल और घनफल क्या है? अर्ध ऊर्ध्वलोक मुख 1 राजू, मतलब ये लोक है ना, इसका मुख नीचे 1 राजू, भूमि 5 राजू, दोनों का जोड़कर आधा करने से 3 राजू होते हैं। पहले इन्होंने आधा दिखाया है, अभी आधे का निकाला। आधा तो वैसे देखो, ये तो बीच वाला दिखा दिया ना, वो वाला आधा, हाथ मोड़ होने वाला। वही दिखा दो, इससे पहले वाला आया था। हाँ ये ठीक है। इसमें देखिए ऊर्ध्वलोक कैसा है? ऊर्ध्वलोक ऐसा है, मृदंग के आकार का, आपको दिख रहा है मृदंग के आकार वाला। इसमें मुख 1 राजू, नीचे या ऊपर कहीं से भी ले लो 1 राजू, और भूमि 5 राजू, बीच में 5 राजू, दोनों को जोड़कर आधा करने से हो गया 3 राजू। इस 3 राजू को पद अर्थात ऊंचाई आधे राजू से गुणा करने पर 3 इंटू, मेरी किताब आपके पास है? सो मिस्टेक्स थी ना, मैंने ठीक की थी। इस 3 राजू को पद अर्थात ऊंचाई आधे राजू से गुणा करने पर, आधे राजू नहीं, ये गलत है, यहाँ लिखिए 3.5 राजू। ऊंचाई 7 राजू में आधा किया ना, तो 3.5 राजू से गुणा करने पर 3 इंटू 3.5 बराबर 21/2 वर्ग राजू आधे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल होता है। 2 तरह से क्षेत्रफल निकाल लिया, एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला, 2 तरह से निकाला। इस क्षेत्रफल को दक्षिण उत्तर विस्तार 7 राजू से गुणा करने पर ये भी इन्होंने गलत लिख दिया, यह होना चाहिए था 21/2 इंटू 7। इसको भी ठीक कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 से 1/2 नहीं, यहाँ आप लिखिए 21/2 इंटू 7 बराबर 147/2 घनराजू आधे ऊर्ध्वलोक का घनफल होता है। मतलब ऊर्ध्वलोक पूरा हुआ ना, उसको बीच में से नीचे का निकाला क्षेत्रफल 147/2 घन राजू। इसका मतलब 147 नीचे का, 147/2 ऊपर का, दोनों को जोड़ा तो 147 घन राजू ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल और घनफल हो गया। क्या लिखा देखो, क्षेत्रफल और घनफल को दूना करने से 21 इंटू 2 बराबर 42 वर्ग राजू और 147/2 इंटू 2 बराबर 147 घन राजू, अर्थात क्रम से पूरे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल 42 वर्ग राजू और घनफल 147 घन राजू होता है। थोड़ा सा ज़रा सा टिपिकल है, थोड़ी मैथमेटिक्स है। समझने की बात मोटी मोटी ऐसी है कि इसमें अधोलोक का क्षेत्रफल 196 घन राजू है और ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल 147 घन राजू है। तो मध्यलोक कहाँ गया? ये मध्यलोक को ऊर्ध्वलोक में अभी शामिल कर लिया है। ऊर्ध्वलोक में से मध्यलोक घटेगा, 147 में से मध्यलोक का हम घनफल घटाएंगे, शेष ऊर्ध्वलोक का रहेगा। तो ये जो लोक आपको दिख रहा है,
इसका पूरे का घनफल 343 घनराजु, और इसमें नीचे अधोलोक का 196 घनराजु और ऊर्ध्वलोक का 147 घनराजु है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई। आगे चलिए लोक की रचना किस प्रकार की है? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक से भेद के नहीं, ऊर्ध्वलोक के भेद से। इसको भी ठीक कर लीजिए अपनी किताब में। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से लोक के 3 भेद हैं। अधोलोक नीचे वाला, मध्यलोक बीच वाला, ऊर्ध्वलोक ऊपर वाला। इस तरह लोक के 3 भेद हैं। मेरु पर्वत के नीचे 7 राजु प्रमाण अधोलोक है। अधोलोक दिखाओ, बीच वाली पट्टी चौड़ी हमने कराई थी ना, इससे ऊपर वाली शर्करा प्रवाह से। हाँ, ये ऊपर ही आ गया। देखिए ऊपर तीर का निशान है सुमेरु पर्वत। नीचे क्या है? नीचे 7 भूमियां हैं नरकों की। उसके ऊपर मध्यलोक है। मध्यलोक में सुमेरु पर्वत है। ध्यान से देखिए, सुमेरु पर्वत है। क्या लिखा यहाँ? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक से भेद के लोक के 3 भेद हैं। मेरु पर्वत के नीचे 7 राजु प्रमाण अधोलोक है। अब इस मेरु की जो नीचे की जड़ है, यहाँ से नीचे 7 राजु है, पूरा 7 राजु। मेरु पर्वत के तल भाग से लेकर 6 भाग में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नाम की 7 पृथ्वियाँ हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये 7 पृथ्वियाँ हैं। पहली पृथ्वी जो है ना, जहाँ ऊपर लिखा है युवार स्क्रीन, ये आ गई रत्न प्रभा। इस रत्न प्रभा के 3 भाग हैं। इधर देखिए, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। सुमेरु पर्वत के नीचे जो रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है, जिसमें सुमेरु पर्वत की जड़ है, ये रत्न प्रभा 1,80,000 योजन मोटी है। इसमें पहला भाग खर भाग 16,000 योजन मोटा। देखिए लिखा हुआ है उधर, दिखाना मार्ग। हाँ, ये देखिए, खर भाग 16,000 योजन मोटा, पंख भाग 84,000 योजन मोटा और अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। इन तीनों को जोड़ा हमने तो 1,80,000 योजन रत्न प्रभा की मोटाई है। एक बात और आप देखें, यहाँ नीचे क्या लिखा? इस साइड में 6 राजु में 7 पृथ्वियाँ, एक पृथ्वी से दूसरी के बीच असंख्यात योजन खाली आकाश है। यहाँ तो आकाश दिख नहीं रहा, यहाँ तो पृथ्वियाँ एक से एक लगी हुई दिख रही हैं। लेकिन नहीं, इन दोनों रत्न प्रभा शर्करा प्रभा के बीच में जो आपको एक पट्टी दिख रही है, ये वाली, ये असंख्यात योजन मोटा आकाश है। प्रश्न, क्या ये पृथ्वियाँ एक से एक जुड़ी हुई हैं? नहीं, एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजन खाली स्थान है। देखिए जहाँ ये रखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? करसल, करसद। जहाँ ये करसर दिखा रहा है ना, तो ये क्या है?
शर्करा और बालुका प्रभा के बीच में खाली आकाश है। ये कितना है? असंख्यात योजन है। क्या लिखा? अच्छी तरह से समझें। लोक की रचना किस प्रकार की है? प्रश्न नंबर 6 फिर देखिए एक बार अच्छी तरह से। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से लोक के 3 भेद हैं। आपके सामने इस समय अधोलोक है, पहले जो नक्शा था उसमें ऊर्ध्वलोक भी था। मेरु पर्वत के नीचे, ऊपर देखो सुमेरु पर्वत बना हुआ है, इसके नीचे 7 राजू प्रमाण अधोलोक है। अधोलोक शुरू कहाँ से होता है? मेरु की जड़ से। मेरु की जड़ किसमें है? रत्न, ये पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, इस पर लेफ्ट में देखो खरभाग 16,000 योजन मोटा। इस 16,000 योजन मोटे में कितनी लेयर है पृथ्वी की? 16। उनमें 16 लेयर जो हैं 1,000 योजन मोटी हैं। पहली लेयर का नाम है चित्रा। उस चित्रा पृथ्वी के अंदर सुमेरु पर्वत की जड़ है 1,000 योजन। सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन लंबा है, उसमें 1,000 योजन रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग के अंदर है जड़। 1,000 योजन 99,000 योजन ऊपर है। एक विशेष बात आपको बता दें, अभी तक सभी लोग ये समझते रहे कि मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन है। 40 योजन की चूलिका उसके ऊपर है, पर वो बात ठीक नहीं है। 40 योजन की चूलिका 1,00,000 के अंदर इंक्लूड है। तो सुमेरु जो आपको सामने दिख रहा है, ये सुमेरु पर्वत 1,000 योजन जड़ रत्न प्रभा के चित्रा में अंदर, 99,000 योजन ऊपर है। ये देखो 99,000 योजन ऊपर है। मेरु पर्वत के तल भाग से लेकर 6 राजू में, मेरु के बॉटम से नीचे आ जाएं, 6 राजू में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नाम की 7 पृथ्वियाँ हैं। आपके सामने सब दिख रही हैं, सातों देखो। रत्न प्रभा ऊपर, शर्करा प्रभा, बालुका, पंक, धूम, तम, महातम प्रभा। इसके नीचे 1 राजू प्रमाण स्थान भूमि रहित, पृथ्वी रहित है। ये वाला नीचे वाला ये पृथ्वी नहीं है। और निगोद आदि 5 स्थावरों से युक्त है। नीचे वाला 1 राजू जहाँ लिखा है कलकला, ये वाला नीचे देखिए जरा टिप्पण में क्या दिया हुआ है। 7वीं पृथ्वी के नीचे 1 राजू में मात्र निगोद ही है। आप बहुत से मंदिरों में जाएंगे, बहुत से ग्रंथों को उठाएंगे, उनमें नीचे का जो कलकला के स्थान पे लिखा होगा नित्य निगोद, पर ये लिखना बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ निगोदिया ही निगोदिया थोड़े रहते हैं। निगोदिया तो पूरे लोक में भरे हुए हैं। नित्य निगोदिया भी पूरे लोक में, इतर निगोदिया भी पूरे लोक में। तो ये कलकला क्या है? ये कलकला एक खाली स्थान है
जो 1 राजू ऊंचा है और इसमें 5 स्थावर सूक्ष्म और बादर पाए जाते हैं। देखिए क्या लिखा, पाठकों में ऐसी गलत धारणा पड़ चुकी है। सभी लोग, बड़े बड़े विद्वान भी यही बोलते हैं, नीचे 1 राजू में नित्य निगोद है। ऐसा नहीं, वास्तव में बात यह है कि वहाँ भी 5 स्थावर नियम से हैं। कहा भी है, इन्होंने नीचे प्रमाण भी दे दिया कि 5 स्थावर लोक में सर्वत्र रहते हैं। अतः ऐसी मान्यता कि कलकला में केवल निगूढ़ है, ये ठीक नहीं। ऊपर आ जाएं। मेरु पर्वत की ऊंचाई प्रमाण मध्यलोक है। मध्यलोक कितना, सामने देखिए, जैसी जितनी ये ऊंचाई सुमेरु पर्वत की है, इतना मध्यलोक की ऊंचाई है। अर्थात मध्यलोक कहाँ से शुरू हुआ, ध्यान से देखें। रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का जो 1000 योजन है, वो मध्यलोक में काउंट होता है। और वो 1000 योजन वो जो मेरु की जड़ जहाँ तक है, और उसके ऊपर 99,000 योजन का सुदर्शन मेरु। मध्यलोक की ऊंचाई कितनी, 1,00,000 योजन पूरी मध्यलोक। जितना बड़ा सुदर्शन मेरु उतना ऊंचा मध्यलोक। 1000 योजन खर भाग के अंदर, 99,000 योजन ऊपर, इतना मध्यलोक है केवल। क्या लिखा देखिए, मेरु पर्वत की ऊंचाई प्रमाण मध्यलोक है। मेरु पर्वत 1000 योजन पृथ्वी के अंदर जड़ की गहराई है, 99,000 योजन बाहर अर्थात पृथ्वी पर है, और 40 योजन की चूलिका है। ये चूलिका उसके अंदर है, 1,00,000 योजन में अंदर ही आती है। आगे देखें। ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई मध्यलोक की ऊंचाई से कम 7 राजू प्रमाण है। प्रश्न, अभी हमने ये पढ़ा था, ऊर्ध्वलोक 7 राजू ऊंचा, मध्यलोक भी 7 राजू ऊंचा। तो फिर ये मध्यलोक को किसमें से घटाएंगे? आपने ऊर्ध्वलोक 7 राजू कर दिया, अधोलोक 7 राजू कर दिया, अब मध्यलोक कहाँ गया? तो क्या लिख रहे हैं ये, ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई मध्यलोक की ऊंचाई से कम 7 राजू प्रमाण है। अब ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई कितनी हो गई? 7 राजू माइनस 1,00,000 योजन। 7 राजू माइनस 1,00,000 योजन। मेरु पर्वत की चूलिका से 1 बाल का अंतर देकर लोकांत तक, ऊपर लोक के अंत तक अर्थात 7 राजू पर्यंत ऊर्ध्वलोक है। बीच के डंडे से 1 राजू चौड़ा है ना, ये चौड़ा, मोटा कितना? 1,00,000 योजन। यहाँ से ऊपर तक ये पूरा ऊर्ध्वलोक है, ये पूरा ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं। देखिए जरा ऊर्ध्वलोक दिखाओ, हाँ देखिए, ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रैवेयक हैं। ग्रैवेयक पर तीर ले जाओ, अच्छा उधर दिखा रहे ये 9 ग्रैवेयक हैं, 9 ग्रैवेयक। फिर इनके ऊपर 9 अनुदिश हैं, 9 अनुदिश, और फिर ये 5 अनुत्तर हैं। ऊर्ध्वलोक में क्या है? ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हो गए, इसके ऊपर 9 ग्रैवेयक हो गए, इसके ऊपर 9 अनुदिश हो गए, इसके ऊपर 5 अनुत्तर हो गए, और इन सब के ऊपर
ये सिद्ध शिला है, जिसके ऊपर सिद्ध भगवान उससे बहुत ऊपर जाकर विराजमान रहते। किताब में क्या लिखा देखो, ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवीयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर एवं सिद्ध लोक की रचना है। सिद्ध भगवान लोक से बाहर नहीं है, लोक के अंदर ही है। ये सिद्ध शिला है, इसके ऊपर जाके लोक के अंत में सभी अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि विषय थोड़ा सा टफ है, इसलिए एक बार शुरू से देखते हैं। लोक किसे कहते हैं? अनंत आकाश के बीचों बीच वो हिस्सा जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे कहते हैं लोक या लोकाकाश। से सारा ऊपर नीचे सब अलोकाकाश है। अलोकाकाश में क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ आकाश ही आकाश है, बस। दूसरा, लोक का आकार कैसा है? ये लोक का आकार है, देखिए कोई एक आदमी है, पैर को चौड़ा के दोनों हाथ कमर पर रख के खड़ा हुआ है। ये मध्यलोक बीच वाला, ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक, और नीचे की जो है पूरा नीचे वाला अधोलोक। जो पैर फैलाए हुए हैं ये 7 राजू। देखिए जरा, दोनों पैर फैलाकर कमर पर दोनों हाथ दोनों ओर रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा ही लोक का आकार होता है। अधोलोक वेत्रासन माने स्टूल जैसा है, नीचे अधोलोक। मध्यलोक झालर जैसा है, बच्चियों की फ्रॉक में जो पेटी लगती है, बेल्ट। और ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है, सामने दिख रहा है। कहीं भी आप 3 लोक का नक्शा देखेंगे तो मध्यलोक को बीच में ऐसे नहीं दिखाया गया होगा। हमने यहाँ क्यों दिखा दिया? हमने इसलिए दिखा दिया कि वास्तव में लोक का नक्शा ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा यूँ होना चाहिए, बीच में जो मध्यलोक है वो बराबर 1 राजू चौड़ा है, कम ज़्यादा नहीं, कम ज़्यादा नहीं। इसलिए एक सा रखना है तो उसको एक बेल्ट जैसा रखना पड़ेगा। नीचे के हिस्सा इसके बॉटम से शुरू होगा, ऊपर का हिस्सा उसके ऊपरी भाग से शुरू होगा, और बीच का हिस्सा पूरा 1 राजू और ऊपर 99,000 योजन, 1,000 योजन जड़। ऐसा लोक का आकार बनता है। मध्यलोक कैसा? 1,000 योजन ऊंचा, 1 राजू चौड़ा, 7 राजू गहरा, अर्थात दक्षिण उत्तर में 7 राजू, पूरा पश्चिम में 1 राजू। ऐसे आगे चलें। लोक का विस्तार, ऊंचाई और घनफल क्या है? लोक का घनफल 343 घन राजू है। ये इसमें कैसे निकाला? इसमें इन्होंने बता दिया। अब 343 में अधोलोक का घनफल कितना है? इन्होंने बताया 196 घन राजू है, पूरा नीचे का अधोलोक। ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल और घनफल क्या है? ऊर्ध्वलोक का पूरा घनफल हो गया 143 घन राजू, 147 घन राजू, 196 घन राजू अधोलोक का, और 147 घन राजू ये हो गया ऊर्ध्वलोक का। दोनों को जोड़ा तो 343 घन राजू पूरे लोक का घनफल आ गया। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई।
आगे देखें, लोक की रचना किस प्रकार की है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से लोक के 3 भेद हैं। मेरु पर्वत के नीचे 7 राजू प्रमाण अधोलोक है। देखिए बीच की जो पट्टी है ना, इसके नीचे 7 राजू। मेरु पर्वत के तल भाग से लेकर 6 राजू में रत्न प्रवाह, शर्करा प्रवाह, बालुका प्रवाह आदि ये 7 पृथ्वियाँ हैं। समझने की बात, ये 7 आपस में जुड़ी नहीं है। नक्शे में जुड़ी दिखा दी है, पर ऐसा नहीं। बीच में जो एक लाइन है ना, ये लाइन असंख्यात योजन खाली आकाश की है। एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजन खाली स्थान है, ये समझना है। इसके नीचे 1 राजू प्रमाण स्थान सबसे नीचे दिया है कलकला। पृथ्वी रहित तथा निगोद आदि 5 स्थावरों से युक्त है। इसमें पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मेरु पर्वत की ऊंचाई प्रमाण मध्यलोक है। मध्यलोक ऊंचा कितना, जितना सुमेरु पर्वत, अर्थात 1,00,000 योजन। यूँ चौड़ा कितना, मध्यलोक पूरा 1 राजू। ऊंचाई कितनी, 1,00,000 योजन। गहराई कितनी, 7 राजू। क्योंकि लोक सब जगह 7 राजू मोटा है। क्या लिखा देखिए, मेरु पर्वत की ऊंचाई प्रमाण मध्यलोक है। मेरु पर्वत 1000 योजन पृथ्वी के अंदर माने जड़ की गहराई है। हमने बताया था ना, रत्न प्रवाह के 3 भाग, देखिए इधर ऊपर रत्न प्रवाह के 3 भाग। खर भाग 16,000 योजन। इसमें क्या है, मेरु पर्वत की जड़ ये 16,000 योजन में 1,000 योजन मोटी 16 पृथ्वियाँ हैं। ये आपस में जुड़ी हैं, इनके बीच में गैप नहीं है। तो 16 पृथ्वियों की मोटाई 16,000 योजन। ध्यान से, इनमें ऊपर की जो 1,000 योजन है, इसको हम मध्यलोक में जोड़ते हैं, और 15,000 योजन जो है उसको हम अधोलोक में जोड़ते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए। बीच में जो 16 पृथ्वी है खर भाग की, 16,000 योजन मोटा है, तो उसमें ऊपर की 1,000 योजन की पृथ्वी, जिसमें सुदर्शन मेरु की जड़ है, वो जड़ तक, एंड तक मध्यलोक है ऊपर वाला, और उसके नीचे अधोलोक है। मतलब खर भाग के 16,000 योजन में 15,000 योजन अधोलोक में है, 1,000 योजन मध्यलोक में है। इस तरह समझिए। आगे फिर देखें, ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई मध्यलोक की ऊंचाई से कम 7 राजू प्रमाण है। अब ऊर्ध्वलोक 7 राजू है, लेकिन ये मध्यलोक को उसमें से घटा दो, तो 1,00,000 योजन हमने घटा दिया मध्यलोक, तो 1,000 योजन 7 राजू में से घटा दो, इतनी ऊंचाई ऊर्ध्वलोक की है। मेरु पर्वत की चूलिका से 1 बाल का अंतर देकर लोकांत तक अर्थात 7 राजू पर्यंत ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग है। देखो स्वधर्म ईशान दिखाई ना 16। 9 ग्रैवेयक हैं, ये वाले 9 दिखाई दे रहे हैं। ये 9 अनुदिश हैं, ये वाले
5 अनुत्तर हैं और सिद्ध लोक की रचना है। इस तरह आज इतनी पढ़ाई काफ़ी है। अपने घर पे नक्शे बनाने का अभ्यास करें और अच्छी तरह पक्का कर लें। प्रश्न, इनका पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इतना क्यों कैलकुलेशन करें कि इतने पर्वत, इतने ये, इनसे क्या होगा? धर्म की बात थोड़ी है ये। नहीं, ये धर्म की बात है। सुदर्शन मेरु के 80 जिनालय फिर कैसे समझोगे? नंदीश्वर के 52 जिनालय कैसे समझेंगे? रुचिकगिरी पर्वत, कुंडलगिरी पर्वत, मानसोत्तर पर्वत कहाँ है कैसे मालूम पड़ेगा? जम्बू द्वीप में विदेश क्षेत्र में सिमंदर स्वामी कहाँ विराजते हैं कैसे होगा? पंच भरत, पंच ऐरावत, उनके रोज अर्घ्य चढ़ाते हैं। 720 तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः, वो कहाँ पे हैं? जब तक ध्यान नहीं होगा ना, तब तक मन नहीं लगेगा आपका। इसलिए लोक की रचना को जानना बहुत ज़रूरी है। सिद्ध भगवान का ध्यान कहाँ करोगे? सिद्ध शिला के ऊपर। तो पहले समझे तो सिद्ध शिला है कहाँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। चारों अनुयोग ज़रूरी हैं और करणानुयोग में ये जो लोक का पूरा विस्तार है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे ये मालूम पड़ते हैं लोक कितना बड़ा, जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, वहाँ की रचना कैसी है, ये मालूम पड़ता है। इस तरह आज की पढ़ाई पूरी आज हो गई। एकदम नया विषय। पहले तो जीव के मार्गणा गुणस्थान पढ़े थे 2 शिविरों में। 2 शिविरों में 8 कर्म, बंध, उदय, सत्य, विच्छुत्ति पढ़ी थी। अब ये विषय बिल्कुल नया आ गया। ना या गुणस्थान है, ना मार्गणा है, ना कर्म की बंध विच्छुत्ति है, कुछ नहीं। यहाँ क्या है? लोक, चारों गतियों की क्या है, कैसे सुख कैसे दुख, उनकी चर्चा है। हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसकी जानकारी यहाँ होती है। आइए अब देखते हैं कुछ प्रश्न आए हो तो। चलो ऊपर और चलो। चलिए, कुछ प्रश्न जो पिछली पढ़ाई हुई है उसके भी आए हैं। कोई मुनिराज जो छायिक सम्यक दृष्टि हैं, वे छपक श्रेणी चढ़ेंगे या उपशम? उत्तर, कोई सी भी चढ़ सकते हैं। क्यों छायिक से सम्यक्त वाले उपशम श्रेणी क्यों चढ़ेंगे? उन्होंने सम्यक्त गुण किया, काम पूरा कर लिया, वो तो छायिक हो गया। लेकिन चारित्र गुण का तो अभी नहीं किया ना। वो दोनों में चढ़ सकते हैं, छपक श्रेणी भी और उपशम श्रेणी भी। पर उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जो द्वितीयोपशम वाले हैं, वे केवल उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, छपक श्रेणी नहीं। अगर उपशम भी चढ़ सकते हैं तो क्यों? उन्हें तो छपक चढ़ना चाहिए। ये हमारी मनमर्जी का सौदा नहीं है। आप बैठ जाएं अपने कमरे में छत पे ऊपर कपड़े उतार के, मैं तो केवल ज्ञान करके ही उठूंगा, ऐसे नहीं होता। आप इतना कर सकते हैं कि आपके परिणाम की विशुद्धि आप बढ़ाएं। होगा क्या? नहीं, ये आपका बूता नहीं। जितने बच्चे होते हैं सब क्या करते हैं? सब मैं फर्स्ट डिवीज़न आऊँ, मैं मेरिट पे आऊँ, मैं टॉप में आऊँ, उसकी मेहनत करते हैं, पर रिजल्ट सबका अलग अलग आता है। ऐसे। दूसरा, सबसे ज़्यादा टाइम किस गुणस्थान का रहता है मनुष्यों में? सबसे ज़्यादा टाइम पहले गुणस्थान का, मिथ्यात्व का। जरा सोचो, हम और आप अनंत काल तक कहाँ रहे? मिथ्यात्व में। सम्यक्त हो गया होता तो अब तक कभी के चले गए होते। तीसरा, पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से क्या समझे? तीर्थंकर प्रकृति वाला जब गिरता है चौथे गुणस्थान से तो पहले गुणस्थान में आ सकता है, कोई आपत्ति नहीं।
दूरान दूर भव्य कब मोक्ष जाएंगे? वे भी तो भव्य हैं, हाँ ठीक भव्य हैं, पर कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि वे सारे के सारे नित्य निगोद में हैं, वहाँ से निकलेंगे ही नहीं। जब निकलेंगे ही नहीं तो फिर पंचेंद्री बनने का और पुरुषार्थ का काम ही नहीं बनेगा। तो उनको दूरान दूर भव्य क्यों कह दिया? उनकी आत्मा में योग्यता तो है। जैसे मान लो आचार्यों ने उदाहरण दिया, कोई लड़की है, उसके बच्चा हो सकता है और वो शादी नहीं करे तो, उसको शादी का निमित्त ही नहीं मिले तो कुछ भी नहीं होगा। तो दूरान दूर भव्य अनंतानंत काल से नित्य निगोद में हैं, अनंतानंत काल तक नित्य निगोद में ही रहेंगे। एक भी दूरान दूर भव्य व्यवहार राशि में या नित्य निगोद से बाहर एक भी नहीं है। इसलिए, लेकिन उनमें योग्यता है, भव्य हैं, योग्यता है, इसलिए भव्यों में गिनती तो है, लेकिन निमित्त ही नहीं मिलेगा मोक्ष जाने का, तो कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? इसलिए निमित्त नहीं मिलने के कारण भव्य होते हुए भी अभव्य समभव्य हैं। आगे विसंयोजना और उद्वेलना में क्या अंतर है? पहले कई बार बात हो गई थी। उद्वेलना में तो मिथ्यात्व के जो 3 टुकड़े किए हैं, उन तीनों टुकड़ों का पुनः लौट के मिथ्यात्व हो जाना उद्वेलना है। समय कितना लगा? पल्लिका संख्यात्मा भाग काल। विसंयोजना में क्या होता है? अनंतानुबंधी अन्य कषायों में बट जाती है। लेकिन जब वो जीव मिथ्यात्व में आता है तो एक समय में सारा बचा हुआ द्रव्य पुनः अनंतानुबंधी बन जाता है एक समय में। उद्वेलना में तो पल्लिका संख्यात्मक भाग काल लगता है, तो यहाँ नहीं लगता, यहाँ तो एक समय में काम पूरा हो जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। आगे आपने बताया था कि भावलिंगी मुनिराजों को भी 32 भव लग सकते हैं, तो अगर वे भावलिंगी हैं तो 32 भव क्यों लगे? उन्हें तो पहले ही मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए था। नहीं, योग्य पुरुषार्थ नहीं हुआ ना। भाव मोक्ष के लिए जितनी विशुद्धि चाहिए उतनी विशुद्धि नहीं कर पाए, इसलिए पूरा जोर लगाने के बाद भी संसार भ्रमण चलता रहा। आगे देवगति की उद्वेलना कैसे होती है? जो गति बांध ली उसमें तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं। गति से हमारा गमन नहीं होता, हमारा गमन बंधी हुई आयु के अनुसार होता है। हमने जो आयु बांध ली है उसमें जाना पड़ता है, गति के अनुसार हमें नहीं जाना पड़ता। गति तो हम प्रति समय सब बांधते, हर घंटे में कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी त्रिंच गति, कभी मनुष्य गति बांधते रहते। तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे वहाँ जहाँ के योग्य हमने आयु बांधी होगी। अगला जन्म आयु से मिलता है। तो देवगति की उद्वेलना कैसे होती है? जब कोई जीव एक इंद्रियों में चला गया या निगूदियों में चला गया, अब उसको देवगति जाने का कोई भाव परिणाम तो बनना नहीं है, इसलिए देवगति की उद्वेलना हो जाती है। सुख शांति समृद्धि बीमारी के निवारणार्थ या कोई भी सांसारिक काम के लिए शांति धारा करवाना सही है क्या? क्या ये सम्यक्त विरोधिनी क्रिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुख शांति समृद्धि के लिए तो नहीं, लेकिन भोग की प्राप्ति के लिए अगर करते हैं ना, नहीं तो पाप का कारण। मेरे पास दुख के कारण मौजूद है, ये हटे मुझे सुख मिले, मुझे अशांति हटे मुझे शांति मिले, मुझ में ज़रा भी समृद्धि नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत समृद्धि तो मिल जाए ताकि मैं आराम से मुनिपद धारण कर लूँ। मुझे बीमारी है, कैसे करूँ मेरी बीमारी दूर हो जाए? अगर इसके लिए कोई मान लो विधान कराए,
कोई विशेष मंत्र की जाप करें तो कोई आपत्ति नहीं है, सम्यक विरोधनी क्रिया नहीं है। एक नरक में तो एक से अधिक बार जा सकता है, फिर परोदय बंधी प्रकृति में तो नरकायु या देवायु का बंध फिर से क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नियम है। कोई देव मर के न देव बन सकता है न नरक में जा सकता है। कोई नरक मर के नारकी ना देव में जा सकता है या नरक में जा सकता है, नहीं जा सकता, अन्य गतियों में जाएगा। इस कारण आगे और ऊपर एक निकल गया ऊपर प्रश्न, ऊपर एक प्रश्न निकल गया, थोड़ा नीचे आओ। रुको, नहीं ये तो कोई इसमें प्रश्न नहीं है, ठीक है चले आगे, आगे बढ़ो। और कोई है क्या? और आगे, और आगे। सभी पढ़ने वाले धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने तीसरा भाग शुरू कर दिया। आज हमने शुरू भी तो बड़े अच्छे दिन किया। हमने कहा आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव का शुभ दिन है, इसलिए आज शुरू कर लें। आगे एक प्रश्न आया, छायक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का क्षय हो जाने पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है क्या? किस प्रकार? छायक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का क्षय हो जाने पर, छायक सम्यक दृष्टि के नहीं, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं, उस विसंयोजना का नाम वहाँ क्षय माना जाता है विसंयोजना। उसके बाद छायक सम्यक दृष्टि बनते हैं। और चलो तपसा निर्जराचो, तत्वार सूत्र के सूत्र में तप में क्या क्या निहित है? तप में उन्होंने खुद लिख तो दिया, 6 प्रकार का अंतरंग, 6 प्रकार का बाह्य, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यानानुत्तरम, उन्होंने लिख तो दिया स्पष्ट। इसमें क्या बात? यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं है और व्रतोपवास करता है, उसकी भी निर्जरा होगी? नहीं होगी। तो क्या होगा? पुण्यबंध होगा, निर्जरा नहीं होगी। जब कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ता है तो 3 करण करता है, तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, तब कौन सा सम्यक तो होता है? इसमें आपने ये लिखा, इसके पहले ये और भी लिखना था, यदि वह उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर रहा है तो। यदि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, उपशम सम्यक दर्शन होगा और दूसरा नहीं। और ऐसे ही जब प्रथमोपशम द्वितीयोपशम सम्यक तो होता है, तब भी ऐसा ही होता है। आपने जो प्रक्रिया बताई है वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की ही है। सबसे ज़्यादा समय किस गुण स्थान का रहता है, ये भी बात हो गई। और सबसे ज़्यादा निर्जरा किस गुण स्थान में होती है, हमने कल भी बताई थी, 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान के अंत में, समुद्घात में, और 14वें गुण स्थान में। मनुष्य का उत्कृष्ट काल 47 करोड़ पूर्व 3 पल्य है। इसमें 47 करोड़ पूर्व से कर्तानी क्या समझे? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, और ऐसे 47 करोड़ पूर्व, 47 करोड़ पूर्व, इतना काल तरस में रहने का है। ये 47 करोड़ पूर्व जो है ना, ये तो इतना काल अधिक से अधिक मनुष्य बनने का है, मनुष्य का उत्कृष्ट काल है। इसके बाद मनुष्य पर्याय छोड़नी पड़ेगी। सम्यक प्रकृति का उदय कब होता है? उपशम सम्यक के काल में या उसका काल समाप्त हो जाने के बाद?
उपसम सम्यक के काल में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन है, वहाँ सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहता, दबी रहती है। जब उपसम सम्यक का काल हो तब नहीं, तो क्या हुआ, उसके काल समाप्त हो जाने के बाद सम्यक प्रकृति का उदय बनता है। क्या विदिक क्षेत्र में मनुष्य होते हैं? क्यों नहीं होते? आपके यहाँ से करोड़ों गुने होते हैं। कुछ कम 1.5 गुनी हानि आयाम से गुणे समय प्रबद्ध प्रमाण होता है। सत्ता में रहते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? आप इसको मत समझिए, आप सोचिए प्रति समय एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म आते हैं, एक समय प्रमाण जाते हैं, और उससे अनंत गुने आत्मा के साथ बंधे रहते हैं। शब्द कड़े हैं, आपको समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अयोग केवली का काल कितना है? 1 सेकंड से कम या उसका अनंतमा भाग। अयोग केवली का काल 1 सेकंड से भी कम हो सकता है। जैन शास्त्रों में सेकंड, मिनट, घंटे से कोई बात नहीं बताई। उन्होंने क्या बताया? 14वें गुणस्थान का काल कितना है? उन्होंने कहा अंतर्मुहूर्त, बस। लेकिन हाँ, उसमें 5 लघु अक्षर आप बोल लो, इतना ज़्यादा नहीं। तो कितना समय बैठेगा? 1 सेकंड से भी बहुत कम। आगे 3 करण कब कब किए जाते हैं? पहले भी हमने बोला था, आप चाहें तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हमने बताया था जितने क्षायिक भाव हैं, क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र, और जितने औपशमिक भाव हैं, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, और अनंतानुबंधी की विसंयोजना, इनके लिए 3 करण चाहिए। ये नियम है। अगर परिणामों की इतनी विशुद्धि नहीं बनेगी तो ये भाव प्राप्त नहीं होंगे। बस खत्म। और है प्रश्न? चलने दो, थोड़ी बहुत देर चले। राजू की परिभाषा। नक्श क्या लिखा? राजू की एक योजन यानी कितना? नहीं, ऊपर क्या लिखा? हाँ, नक्श दिख। हाँ, वो नक्शा दिख रहा है, मतलब आप कह अच्छा, ठीक। एक योजन यानी कितना? एक योजन के बारे में हमने आपको बता दिया ना। योजन 2 प्रकार का, लघु योजन और महायोजन। लोक की लंबाई चौड़ाई महायोजन से होती है। एक योजन माने 2 मील, 1 मील माने 1.6 किलोमीटर्स लगभग। उसके हिसाब से इसको लगा लो। राजू की परिभाषा इतना ही लिखिए, असंख्यात योजन, बस। आगे चलो। ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल 21 राजू आएगा, 42 नहीं। ये कह रहे हैं कि एक लाइन में 9 ग्रीवियक 9 अनुदेश दिखाए हैं। आपका कहना है ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल 21 राजू आएगा, 42 नहीं। इन्होंने 42 तो नहीं लिखा। कहाँ लिखा 42? इन्होंने ऊपर के 2 हिस्से किए, 2 हिस्सा किया, तो क्षेत्रफल और घनफल को दूरा करने से 42 वर्ग राजू आया क्या? क्षेत्रफल। और घनफल में 7 का और गुणा कर दिया तो आ गया 147 घनराजू बन गया। PDF नहीं खुल रही है। मैप में 9 ग्रीवियक। नहीं, PDF नहीं खुल रही। मैं क्या कहना है? तो आगे उस टाइम कोई नहीं खुल रही होगी किसी की? आपकी PDF उस समय नहीं खुल रही होगी, अब खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
मैप में 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर एक लाइन में दिखाए हैं। ये सब एक के ऊपर एक नहीं है, नहीं समझे। 9 ग्रेवियक तो एक के ऊपर एक हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे एक के ऊपर एक। नीचे के 3 अधोग्रेवियक, बीच के 3 मध्यम ग्रेवियक, ऊपर के 3 उपरिम ग्रेवियक। जगह के कारण 9 अनुदिश जो है ना, वो तो एक ही लाइन में है सारे, अनुत्तर भी एक ही लाइन में है, उनका तो एक ही पटल है। अब यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ऐसा दिखाया है। बाकी 9 ग्रेवियक जो हैं वो एक के ऊपर एक हैं। हम कहाँ रहते हैं? चित्रभूमि। हम कहाँ पे हैं? हम खड़े हुए हैं चित्रभूमि के ऊपर। महत्वपूर्ण बिंदु का फोटो शेयर कर दीजिएगा। ये कैसे होता है भाई? भिजवा देंगे। किसको किसको? ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा, महत्वपूर्ण जो बिंदु है फोटो, उनको हम हाँ ग्रुप में डाल देंगे, ताकि हाँ डाल भी दिए हैं, आप देख लेना। और चलो आगे। ऊर्ध्वलोक का विस्तार सुना। ऊर्ध्वलोक का विस्तार बता दिया, 2 हिस्सों में किया था। नीचे 147/2 और ऊपर का 147/2, कुल मिला लिया दोनों को तो हो गया 147। अगर कलकत्ता स्थान पर पृथ्वी नहीं है तो वहाँ वनस्पति कलकला, हाँ, तो वहाँ वनस्पति का एक जीव कैसे पैदा होते हैं? वनस्पति का एक जीव तो निगोदियाँ हैं ना, सारे पूरे लोक में भरे हुए हैं, उनको पैदा होने की कोई बात नहीं। समय आपका हो गया, छोड़ दो, हो गया समय आपका हो गया। शेष कल देखेंगे। फिर निवेदन, नया विषय शुरू हुआ है आज से। मेहनत करके नक्शा बना के इसको मजबूत कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।